इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारा दौसा जिले का प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं इसको। वैसे इससे पहले हमने दो अलग अलग जिलों के जो प्रश्न पत्र हैं वो सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। इसी क्रम में आज हमारा ये तीसरा प्रश्न पत्र है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निम्न में से विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स की यदि हम परिभाषा लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पे ई जो होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू डी एस। तो ये ई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगा, पूरा मात्रक जो बनेगा वो हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से यदि हम 1 मीटर यहाँ पे निकाल लें तो न्यूटन अपॉन कूलाम जो है उसके साथ में अगर 1 मीटर निकाल लें और 1 मीटर हम यहाँ पे रख लें तो ये आपके पास न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा कार्य, बट्टा में आवेश बन जाएगा विभव यानी वोल्ट, और इंटू में रह जाएगा मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर जो है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है आपको। तो 3 और 6 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे 4 और 4 माइक्रोफैरड है। तो श्रेणी क्रम में जो धारिता का फॉर्मूला होता है, यदि हम फॉर्मूले को सॉल्व कर लें तो सी डैश इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपके पास 6 3 18 है और बट्टा में 6 और 3 9। इन दोनों को पहले अपन श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेते हैं। तो इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी 2 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लें तो हमारे पास हो जाएगी 2 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को यदि हम समांतर क्रम में यानी C1 प्लस C2 सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया है। इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षाओं के जितने भी प्रश्न पत्र हों बहुत बेहतरीन तैयार किए गए। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप कम से कम वार्षिक परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को, जैसे भी आपको समय मिलता है सुबह शाम, आप इन सभी पेपर्स को जरूर पढ़ें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एंड गेट का बूलिय व्यंजक क्या है। एंड गेट का तो हमने जब अगर आप हमारे वीडियोस में जा करके पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया एंड में डी आता है लास्ट में और डी फॉर डॉट होता है। तो एंड गेट का जो बूलिय व्यंजक है वो आपका ए डॉट बी हो जाएगा, एंड में डी फॉर डॉट। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसका जो डी है इसी की तरह इसका जो संकेत होगा वो भी होगा डी की तरह। इसमें 2 इनपुट लगा देंगे और 1 आउटपुट लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमसे कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु संचार में निम्न में से किस घटना के ऊपर आधारित है। तो जिस स्टूडेंट ने हमें ये प्रश्न पत्र भेजा है निश्चित रूप से आपके सभी आंसर बहुत ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। प्रतिघात का मात्रक क्या है, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है उसका प्रश्न है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चाहे प्रेरणिक प्रतिघात हो, धारितीय प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो, सभी का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। छठा प्रश्न कह रहा है निम्न में से नाभिक की त्रिज्या की द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता बताइए। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल, ये पावर 1/3 है। ये जो 1/3 लिखा गया ये इस तरीके से पावर में 1/3 है, आप इसको मल्टीप्लाई में नहीं समझें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो है जिसमें 6 भाग दे रखे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में किस वेग से गति करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है इन वैक्यूम वो कितनी होती है। तो वो हमारी प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही गति करती है। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। पिछले पेपर में जो हमने चूरू जिले का प्रश्न पत्र पढ़ा था उसमें भी यह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। कार्यफलन किसे कहते हैं, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है।
धातु की सतह के ऊपर जब अपन सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में गिरवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धातु की सतह से यानी अपनी चारपाई से उठेगा और उठ करके फिर वो एनोड की तरफ चलेगा। लेकिन हमें उस इलेक्ट्रॉन को केवल इतनी सी एनर्जी देनी है कि वो सिर्फ चारपाई से खड़ा हो जाए, उसमें चलने की हिम्मत ना रहे। यानी धातु की सतह से केवल इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है, गतिज ऊर्जा उसकी जीरो होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो कार्यफलन कहलाती है और उसका जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू होता है ई न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। अगला है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक लिखिए। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को हम लिखते हैं कैपिटल एम से और इसका फॉर्मूला होता है एन आई ए। तो एन तो मात्रक नंबर ऑफ राउंड्स है, आई इज द एम्पियर एंड ए इज द एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। इसके बाद में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की विमा और मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है टेस्ला। F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी के फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो B इज इक्वल्स टू ये जो क्यू वी है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्यू वी। तो टेस्ला का जो मात्रक है आप इसे टेस्ला भी कह सकते हैं और अगर इसको सॉल्व करें तो F का मतलब हो गया सर न्यूटन, Q का मतलब हो गया सर चार्ज कूलाम, V का मतलब हो गया स्पीड मीटर पर सेकंड और पर सेकंड जो है वो हमारा ऊपर लिख देंगे हम। तो न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर भी हम इसे लिख सकते हैं और इसे टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो मात्रक की बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। बात रहती है विमा की, और विमा लिखने के लिए हमें ये पार्ट जो है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम न्यूटन की विमा बहुत अच्छे से जानते हैं सर, M1 L1 T-2, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। उसके बाद में सेकंड कह रहा है तो सेकंड में T की पावर 1 लगा देंगे आगे। डिवाइड में कूलाम, कूलाम की विमा होती है सर AT। ओके, उसके बाद में मीटर है, मीटर की विमा होती है L। तो L से तो ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, इस T से ये T कैंसिल आउट हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी M1, L यहाँ पे बचा ही नहीं है 0, T की पावर ऑलरेडी जो है आपके पास -2 और A की पावर जो है वो आपके पास आ जाएगी -1 क्योंकि A ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालनी आपको आनी चाहिए। छठा प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। nवीं कक्षा का ऊर्जा, तो यहाँ पे अपन En दिस इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n²। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है तो Z का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू 1 और ये जो आंसर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो सो दैट हमें इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी लिखनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर एक पिन का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक अवतल दर्पण को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और 40 सेंटीमीटर के ऊपर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण के लिए U की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। V की जो डिस्टेंस है वो भी हम माइनस में लिखने वाले हैं 40 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी F जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण समीकरण का, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस माइनस को आप बाहर कॉमन ले लें, 1/20 माइनस 1/40 है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, एलसीएम ले लो, इजी कर लो ना यार, 40 हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास -2, ये हो जाएगा -1, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास -3/40 और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये -40/3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, -40/3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे माइनस जो है वो अवतल दर्पण की प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न, नाभिकीय बल की परिभाषा लिखते हुए इसके 3 गुण लिखिए। नाभिकीय बल किसे कहते हैं कि साहब हमने पढ़ा है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं।
प्रोटॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, तो नाभिक के अंदर के जो न्यूक्लियॉन है उनको बांध करके रखने वाला, नाभिक में रखने के लिए जो बांध करके रखने वाला जो फोर्स है उसे अपन नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियनों को नाभिक में रखने के लिए आवश्यक बल नाभिकीय बल कहलाता है। ये आकर्षण प्रकृति का होता है सबसे पहली बात, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सबके बीच में आकर्षण प्रकृति का लगता है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे प्रबल बल है। तीसरा, इसकी जो रेंज है, इसकी जो कोटि है, इसकी जो परास है वो हमारी बहुत थोड़ी होती है, जिसकी पावर -15 मीटर रेंज का ही होता है, इससे ज़्यादा रेंज पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद में 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक ए भुजा वाला वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD है। एक वर्गाकार फ्रेम है हमारे पास ए भुजा वाला, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ इस तरह से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ओके। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी जो लेंथ है, भुजा है, वो हमें A दे रखी है और ये दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ग के चारों खानों यानी चारों भुजाओं को 4 भागों में विभाजित कर देंगे और हर एक भुजा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, हर एक भुजा की वजह से। हालांकि सभी भुजाओं की लंबाइयां सेम है, सभी भुजाओं में करंट सेम जा रहा है और डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, यदि हम यहां पर हमारे दाहिने हाथ नियम का उपयोग करें तो दाहिने हाथ नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ आएगा, इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, किधर, चलिए दाहिने हाथ का उपयोग करके देख लीजिए आप। चारों स्थितियों में यहाँ पे यदि इस तरफ हमारा अंगूठा रहेगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां अंदर की तरफ रहेंगी, भीतर की तरफ होगा, तो यहाँ पे हमें क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। सभी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं भी सेम है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ, और वैल्यू भी बराबर है। तो हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B'। अब यहाँ पे एक किनारे की वजह से जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो आपका यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनने वाला है, 45 डिग्री का बनने वाला है। तो बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग आप अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे समय ज़्यादा लग जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित करते हुए व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। डेट नंबर का बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जब 2 या 2 से ज़्यादा तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं और अध्यारोपित होकर के कहीं पर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा और प्रकाश की तीव्रता कम प्राप्त होती है तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आवश्यक शर्तों की बात करें तो 2 तरंगे, कम से कम 2 तरंगे होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही डायरेक्शन में संचरित होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति जो है वो सेम होनी चाहिए, दोनों तरंगों का जो आयाम है वो लगभग समान होना चाहिए। इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पर पॉइंट्स बना करके लिखनी होती हैं। अगेन अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है, कार्बन प्रतिरोध का मान लिखना है। रेड, हरा और सुनहरा। तो फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, BBROY, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। तो रेड यहाँ हमारे पास यहाँ पे 0 1 2 से हम 0 से शुरू करेंगे। जनरली क्या है कि बच्चे यहाँ पे 1 से काउंटिंग शुरू कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो 0 से शुरू करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2, फिर रेड अगेन 2 और फिर हमारा ग्रीन जो है वो 4, 5 और 6 नंबर पे आएगा। 6 नंबर पे आएगा तो 6 नंबर का मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा और प्लस माइनस गोल्डन की जो टॉलरेंस है वो हमारे पास 5% है। तो यहाँ पर हम टॉलरेंस 5% लिख देंगे और आगे इसका मात्रक जरूर लिखना होता है हमें, ओम। ठीक है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए नील्स बोहर की 3 अभिग्रहितियां लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। तीनों परिकल्पनाएं बोहर की लिखनी है। पहली परिकल्पना कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, स्थायी कक्षाओं में गति करता है, तो उसको वृत्ताकार पथ में गति करवाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है हमारा, जो हमारे पास फॉर्मूला है mv²/r, इसकी जो त्रिज्या है वो इक्विवेलेंट होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की वजह से। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो बल है वो हम कूलाम के नियम से सोल्व करेंगे, kZe²
अपॉन आर स्क्वायर, तो पहली अभिग्रहिति हो जाती है और उसके साथ में आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखना होता है। दूसरी अभिग्रहिति कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग MVR जो है वो NH/2 का H/2 का पूर्ण गुणज होता है, और पूर्ण गुणज अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे N लिख देते हैं। ठीक है। तीसरी अभिग्रहिति हमसे क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसमिट होता है, संक्रमित होता है, तो दोनों कक्षों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। अगर वो बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और आंतरिक कक्षा से बाह्य कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन वो जो एनर्जी होगी वो आपकी दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के डिफरेंस के बराबर होगी, En2 माइनस En1। तो इसके साथ आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसमें I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t, ये फॉर्मूला आप लेकर के चलेंगे। उसके बाद में आप इसका वर्ग करेंगे, उसके बाद में आप इसका माध्य निकालेंगे, फिर आप उसका वर्गमूल निकालेंगे। फाइनली आपके पास जो IRMS का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास I0/√2। तो ये पूरा डेरिवेशन आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे चैनल के अंदर जब आप चैप्टर नंबर 7 निकालेंगे, 7वां चैप्टर जब आप निकालेंगे, उस चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर लेना। आगे 14 प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत बल रेखाओं की तो 3 गुणधर्म लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकल करके ऋणावेश की तरफ चलती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, और भी बहुत सारी हैं। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको जो इजी लगे वो 3 आप लिख सकते हैं। देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। जो कार्यफलन वाला फॉर्मेट है उसके अंदर ये अप्लाई होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आवृत्ति है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना चाहिए, उसकी गतिज ऊर्जा 0 होनी चाहिए, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये समीकरण जो है वो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है कि आने वाली जो टोटल एनर्जी है फोटोन की, वो 2 भागों में काम में आएगी। पहला कार्यफलन के रूप में, प्लस बची हुई जो एनर्जी है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में। टोटल एनर्जी कितनी आएगी? h के बराबर। कार्यफलन कितना होगा? h0 के बराबर। और जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी आपके पास 12 mv²। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको परीक्षा के अंदर लिखना होता है। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न बहुत बेहतरीन कंपटीशन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओम के नियम की परिभाषित कीजिए। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, टेम्परेचर, पदार्थ की प्रकृति, इन सब को नियत रखा जाए, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो उसके किनारों के बीच में उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो उस चालक तार में बहने वाले करंट के समानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। चालक तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर आएगा, किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में विभवांतर, वो उस चालक तार में बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल आएगा। आगे कह रहा है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एक तार को खींच करके, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो जनरली हम यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं कि खींच करके जब आप किसी चालक तार को बढ़ाते हैं तो R डैश का जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास n² × R हो जाता है। n क्या है? कितने गुना किया गया है, उसका स्क्वायर हमें लगाना है। तो 2 गुना किया गया है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस चालक तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा।
इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आप चालक तार को खींच करके लंबाई बढ़ाते हो तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है, उसकी मोटाई घट जाती है। तो मोटाई घटने से भी प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इसमें इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के फंडामेंटल से हम इसको अप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं। ये भी आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपसे समझाया गया है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि एक पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति, पिछली साल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए, अभिलाक्षणिक वक्र बनाते हुए इनकी व्याख्या कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है। 3 नंबर के प्रश्न में ये बहुत भी बड़ा पार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में जोड़ना है, पश्च बायस में जोड़ना है। अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र का मतलब क्या? अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए और हमें करंट का मान चाहिए। इसका मतलब इस सर्किट में एक वोल्ट मीटर जुड़ेगा और एक एमीटर जुड़ेगा। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात का ख्याल रखना है। और वोल्टेज हमें परिवर्तित करना है, बदलना है। तो वोल्टेज परिवर्तन करने के लिए जो हम बैटरी यूज करने वाले हैं, वो बैटरी जो है उसका वोल्टेज वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके बीच में आपको एरो लगा करके समझाना है। उसके बाद में इसका जो ग्राफ है वो आपको समझाना है, दोनों ग्राफ अग्र बायस और पश्च बायस का। पश्च बायस में जो आप एमीटर यूज करेंगे वो माइक्रो एम्पियर कोटि का होएगा, ठीक है। तो ये सब आपको चैप्टर नंबर 14 के जो प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगेन एक और प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो आपका 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में पिछले वीडियो में ये आपके चूरू जिले के पेपर में भी पूछा गया था। यहाँ पे एसी सोर्स लगाना है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्रोड लगाना है, ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली है, यहाँ पे डायोड D1 लगाना है और यहाँ पे डायोड D2 लगाना है। यहाँ पे मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर लेना है, यहाँ पे लोड प्रतिरोध लेना है और इन तीनों को यहाँ पे जोड़ देना है। उसके बाद में निवेशी और निर्गत वोल्टता को तरंग रूप में प्रदर्शित कीजिए। सेम प्रश्न है चूरू जिले में जो पूछा गया था, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्पण समीकरण का व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए आवश्यक किरण चित्र बनाइए। केवल आपको व्यंजक व्युत्पन्न नहीं करना है, उसके लिए आवश्यक किरण चित्र बनाइए। अच्छा, करते हुए किरण चित्र बनाइए, व्यंजक व्युत्पन्न करते हुए किरण चित्र बनाइए। इसमें आपको व्यंजक भी व्युत्पन्न करना और किरण चित्र भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फोकस दूरी F इज इक्वल्स टू ये R/½ होता है और आपके पास 10 का आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न है ये भी दोनों। अगर आप 56 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा में, तो कम से कम मेरा जो अनुभव है, आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं के ये जो प्रश्न पत्र हैं वो आप आवश्यक रूप से सॉल्व कर लें। अथवा में कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए यंग के डबल स्लिट का चित्र बनाते हुए प्रदीप्त चमकीली फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी बनाना है और प्रदीप्त यानी चमकीली फ्रिंजों के लिए याद रखें आप XN और XN+1 NV और N+1V फ्रिंज निकाल करके फिर उनका डिफरेंस निकालना है। वो आपके पास फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी और लैम्डा D/d का इसका फॉर्मूला आने वाला है, आप सब लोग जानते हैं। एम्पियर का नियम लिखिए। किसी बंद पथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है, ये आपके चूरू जिले वाले पेपर में भी आया था। बहुत सारे प्रश्न तो आपको कॉमन मिल जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन B/dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, डिराइव कीजिए। आपको फॉर्मूला निकालना है। इन्फिनाइट जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उसमें आपका फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I/2πd। कितनी दूरी के ऊपर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, ये रिजल्ट आपको सॉल्व करना है। ये दौसा जिले का प्रश्न पत्र भी बहुत बेहतरीन बनाया गया है। आप मान करके चलिए कि जिस भी टीम ने इस पेपर को सेट किया है उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। बायो सावर्ट का नियम लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सब लोग जानते हैं। सावर्ट का नियम पूछा गया है तो उसके साथ मैथमेटिकल पार्ट भी आपको लिखना चाहिए। साइक्लोट्रॉन की व्यवस्था का चित्र बनाना है, ये भी आपको ठीक है।
इसकी कार्यप्रणाली समझाते हुए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 2023 के पेपर में आपको ये मिल सकता है। साइक्लोट्रॉन को तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो से समझ सकते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो वार्षिक परीक्षा तक आप इसको याद कर पाएंगे। गाउस नियम को परिभाषित करते हुए गाउस का नियम लिखना है पहले। किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ में रखे टोटल आवेश सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। किसी समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। गोलीय कोष के कारण, अब गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है? सतह के बाहर, सतह पर और सतह के अंदर, तीनों जगह आपको निकालनी है और तीनों के रिजल्ट्स लिखने हैं। लास्ट प्रश्न है, अथवा का पार्ट आपसे कह रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। कि तो किसी सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह वो आयनों के रूप में होता है, और आयनों के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, उसके लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाओ। तो विभवमापी के लिए ये आपके पास 10 मीटर लंबाई का AB वायर है, यहाँ पे प्राथमिक परिपथ जोड़ देंगे, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देंगे, यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा देंगे और प्राथमिक परिपथ पूर्ण कर लेंगे। दूसरे परिपथ में यहाँ पे हम एक सेल जोड़ेंगे, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे। एक गैल्वेनोमीटर लगा करके विसर्पी कुंजी से इसे कनेक्ट कर देंगे। बहुत बेहतरीन डायग्राम है यहाँ पर, इसका रिजल्ट भी आपको लिखना है, ये भी आपको हमारे प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसका स्टैंडर्ड भी बहुत शानदार है। इसमें से कितने प्रश्न आप सभी बच्चों को आ रहे हैं, आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न पत्र आप लोगों ने पढ़ लिए हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और आप सभी बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। एक जो इंटर रिलेशन है वो भी हमारा बन पाएगा। आप हमारे चैनल के ऊपर और क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इवन हमने 12th क्लास की पूरी फिजिक्स जो है वो आपको क्लियर करवा दी है। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग टॉपिक लिख करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे रखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या क्या करना है वो आप सब जानते हैं। थैंक यू।